नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के 2 दिन चले सम्मेलन का जो सार निकलकर सामने आया वो ये है कि जमीयत ने साफ कर दिया है कि वो कॉमन सिविल कोड को नहीं मानेंगे। जमीयत को लगता है कि सरकार इसकी आड़ में मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करना चाहती है। सिर्फ सिविल कोड पर ही नहीं, जमीयत ने ज्ञानवापी और मथुरा विवाद को लेकर भी प्रस्ताव पास किया है। मौलाना मदनी ने साफ कर दिया कि 1947 में इबादत गाहों की स्थिति जैसी थी वो आगे भी वैसी ही रहेगी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि कॉमन सिविल कोड से जमीयत को आखिर डर क्यों लग रहा है? कोर्ट के फैसलों पर जमीयत को आखिर भरोसा क्यों नहीं है? शरीयत से वफादारी और सिविल कोड पर तेवर भारी। ज्ञानवापी मथुरा पर सवाल, भय और भ्रम का माहौल आखिर क्यों बनाया जा रहा है? जमीयत की जिद से क्या मुस्लिमों का हित सधेगा? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देवबंद में 2 दिन तक चली जमीयत उलेमा हिंद की कॉन्फ्रेंस में कई प्रस्ताव पास हुए। इस बैठक में ज्ञानवापी, मथुरा और कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव भी पास हुए। कॉमन सिविल कोड को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने साफ कर दिया कि मुस्लिम शरीयत के हिसाब से चलेगा। जमीयत के मंच से साफ कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने के लिए सरकार कॉमन सिविल कोड को लाना चाहती है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हर तरह के विरोध को मजबूर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूँ, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। अगर हम अपने अंदर इस्लाम को समो लेंगे, इस्लाम पर अमल करने का अज़्म कर लेंगे, तो फिर इस्लाम को क्या, फिर कौन इस्लाम का कुछ बिगाड़ सके? तो असल लड़ाई तो हमारे साथ है, हमारे साथ है। वही ज्ञानवापी और मथुरा के मुद्दे पर भी जमीयत ने प्रस्ताव पास किया। जमीयत उलेमा हिंद की माने तो 1947 में इबादत गाह की जो हैसियत थी वो उसी तरह बरकरार रहेगी। साथ ही जमीयत ने बाबरी मस्जिद पर कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठाए। सब लोग चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, सब लोगों को अपने मजहब को मानने और आजादी होनी चाहिए। ऐसा कानून मत बनाइए कि जो लोग उसे मानना चाहे भी तो मान न सके। अगर किसी के मजहब की या उसकी मान्यता के ऊपर उसके ऊपर अमल करने पर कोई अंकुश लगता है, हम जरूर उसकी मुखालफत करेंगे। जमीयत के सम्मेलन में दिए गए बयानों पर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हो या तौकीर रजा हो या महमूद मदनी हो, तमाम भड़काऊ बातें करने वाले, भावनात्मक उभार लाने वाले लोग प्रयास करते रहेंगे, लेकिन ऐसे प्रयासों का जमीनी स्तर पर कहीं कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सामान्य जन अपनी जो उसकी समस्याएं, बुनियादी समस्याएं हैं, उनका समाधान मोदी और योगी सरकार कर रही है। इसलिए इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। कुछ मुस्लिम संगठन तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के द्वारा फल फूल रहे हैं। मैं माननीय भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे संगठनों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। जो मुस्लिम देवगुरु लोगों को भड़का रहे हैं, उन्हें देश से बाहर करना चाहिए, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन का आज आखिरी दिन रहा और तीसरे सेशन के अंदर महमूद मदनी ये साफ मंच से कहते नजर आए, कॉमन सिविल कोड को किसी भी रूप में मुसलमान नहीं मानेगा। शरीयत के अंदर जो कानून है उसे ही मान्य होगा, क्योंकि शरीयत के अनुसार अगर 2 लोग आपसी सहमति से तलाक लेते हैं तो कोई भी कोर्ट उन्हें रोक नहीं सकता। अगर 2 मुसलमानों ने ये ठान लिया है कि उन्हें तलाक लेना है तो उसके बीच में कोई कोर्ट नहीं आ सकता। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही, ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा बड़ी ईदगाह के मुद्दे को लेकर साफ तौर पर कहते नजर आए, ये मामला अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है, अभी इंतजार किया जाएगा, कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा, उन्हें कोर्ट के फैसले पर भरोसा है। महमूद मदनी सीधे तौर पर आज एक बार फिर भावुक हुए और जो प्रस्ताव रखे गए उन प्रस्तावों पर उन्होंने कॉमन सिविल कोड की साफ तौर पर नकार दिया है और आगे जमात के लिए भी कह दिया है, अगर ऐसा कुछ होता है तो जमात कॉमन सिविल कोड को बिल्कुल भी मान्य नहीं करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, देवबंद।
तो इस रिपोर्ट के जरिए अपने विषय को समझा। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक राय जुड़ रहे हैं और मुस्लिम धर्मगुरु और मोहम्मद अतीक जो कि मुस्लिम लीग के नेता भी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय हम आपसे करवाएंगे। लेकिन अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से इस पूरे आयोजन को बुलाया गया, 2 दिन का ये कार्यक्रम चला, इस दौरान तमाम प्रस्ताव पारित किए गए, तमाम बातें की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध भी किया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, ये सबको अपनी बात करने की अधिकार है। और मदनी जी ने भी जो भी कहा उसके बारे में उनके प्रवक्ता और वो मदनी जी खुद बता सकते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का स्टैंड रहा है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। वो संविधान में मानती है जो मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक। और जो मामले न्यायालय में चल रहे, न्यायालयों को डिसाइड करने दें क्या होता है क्या नहीं होता। सबके अपने अंदर कहते हैं दोष जो होता है कि उनको किसी बात का रोष है तो रोष वो व्यक्त कर रहे हैं और सरकार को उनके रोष के बारे में सोचना चाहिए और उसको उचित निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल उचित निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आपका पक्ष इसमें क्या है? क्योंकि कॉमन सिविल कोड अगर आता है तो समाजवादी पार्टी का पक्ष क्या होगा? समाजवादी पार्टी ने पहले इस बारे में अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि हम जो चीज होती है जो जनता की भलाई के हित में होगा हम उसके साथ रहेंगे, और जो जनता के भलाई में नहीं होगा, जो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष कॉमन सिविल कोड क्या जनता के हित में है? मानते हैं? मैं पूरी बात कंप्लीट नहीं देंगे शुभम भाई। मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। जो जनता के हित के मामले हैं उसमें समाजवादी पार्टी सरकार का सहयोग करेगी, और जो जनता के खिलाफ है और हम उसका विरोध करेंगे, और विरोध हर जगह दर्ज करेंगे, सदन से लेके सड़क तक दर्ज करेंगे। चलिए वापस आपके पास आएंगे। यतीमा चेतनानंद भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और जिस तरीके से लगातार इस पूरे विषय को आपने समझा, हमने प्रतिक्रिया भी ली। मोहम्मद अतीक, आपके पास आएंगे। ये कार्यक्रम जो चल रहा था, ये जलसा जो हुआ है, इसमें इसके कई चरणों में तमाम बातें सामने आई, तमाम प्रस्ताव पारित किए गए। कल एक नेता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने आरोप लगा दिया था कि मौलाना मदनी जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या मानते हैं इस पूरे आयोजन को? देखिए, मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं और मेरा अपना खुद का व्यू है। जमीयत क्या कह रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही है कि कॉमन सिविल कोड जमीयत क्या किसी भी मुस्लिम तंजीम को मंजूर नहीं है, किसी भी मुसलमान को मंजूर नहीं है। दूसरी ये है कि जो बातें वहां कही गई हैं उसमें कहीं ना कहीं हकीकत तो ही है। भाई देखिए, पहलू खान को मार दिया गया, अफराजुल को मार दिया गया, हमारे घर के पतीलियां जो है चेक करी जा रही हैं कि आप क्या पका रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ऐसे नारे, गोली मारो सालों को, कब्रिस्तान, शमशान, ये सारी बातें तो हो ही रही हैं, उकसाने वाली बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनल हार्मनी है उसको जो है नुकसान तो पहुंचाया ही जा रहा है। लेकिन यह है कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान, क्योंकि ये हिंदू नहीं कर रहे हैं, ये जो चंद भगवा लोग हैं ये वो कर रहे हैं, और भगवा लोगों की साजिश को हिंदू और मुसलमान। क्या आशय आपका? भगवा यही जो बीजेपी के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस के। भगवा बीजेपी का कॉपीराइट है उनका। भगवा उन्होंने कॉपीराइट राम जी पे कॉपीराइट कर लिया है क्या? राम जी पे कॉपीराइट कर लिया। नहीं, भगवा आप कैसे बोल सकते हैं? भगवा किसी सनातन संस्कृति का संवाहक है। भगवा जब आप सुबह देखते हैं सूर्य निकलता है तो वो रंग भी भगवा है, उस पर भी किसी दल विशेष का कॉपीराइट नहीं है। तो बोलने से पहले थोड़ा सोचा करिए। आप ये देखिए, देखिए जितने भी लोग ऐसे हैं वो भगवा पहनकर ही ये सारी बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है और राम राम कहना है। तिवारी को मारने वाले भी भगवा पहनकर आए थे, मुस्लिम थे वो। क्या कहेंगे इस पर? वो जो है क्या कहेंगे इस पर? आप दरअसल मुझे लगता है कि आपको भगवा से बहुत मोहब्बत प्यार है। नहीं, मुझे आपको मोहब्बत नहीं है, आपको मोहब्बत नहीं है वाले नहीं, मुझे अपराधियों से कोई मोहब्बत नहीं है। अपराधियों से किसी को मोहब्बत नहीं होती। नहीं, लेकिन आप किसी एक रंग विशेष से अपराधियों से मोहब्बत है। अच्छा, आप वकालत कर रहे हैं। अच्छा, और आपको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो किसी रंग विशेष को लेकर किसी रंग। मैं खामोश होने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर खामोश होने के लिए नहीं बैठा हूँ, सवाल पूछने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, जिस तरीके से आप भगवा के लिए कैसे बोल सकते हैं? किसने आपको हक दिया भगवा के लिए बोलने का?
नहीं शर्म नहीं, किसने आपको भगत बोलने के लिए हक दिया है? क्या आप बीजेपी के लिए बोलिए, आप किसी दल के लिए बोलिए, आप व्यक्ति विशेष के लिए बोलिए, आप किसी धर्म पर, किसी धर्म के सूचक पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? जर्नलिस्ट बना दिया तो मैं कैसे सवाल उठा सकते हैं? कैसे जो है ऐसे लोगों गेस्ट से बात करते वो मुझे पता है, भगवान की वकालत, वो मुझे पता है, मैं वकालत किसी की नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी धार्मिक चिन्ह को, किसी धार्मिक रंग को अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो वो आपको शोभा देता है। जी आपको पता होना ही चाहिए कि पूर्व भारत के जो गृह मंत्री थे उन्होंने कहा है कि भारत में होगा आतंकवाद है। आपको उसकी भी मुखालफत होती है, उसका भी विरोध लोग करते हैं। ठीक है, मुखालफत करेंगे, राजनीतिक लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप क्योंकि आप ये तय करने वाले नहीं हो रहे हैं, आप ये तय करने वाले नहीं है। देखिए, मैं किससे मोहब्बत करता हूं, किससे मैं नफरत करता हूं, ये तुम नहीं तय करोगे। ठीक है, चुप रहिए, वापस आऊंगा, सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से लगातार हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं, और सवाल ये हमारे नहीं है, सवाल लोगों के हैं, लोगों के जहन में सवाल खड़े हो रहे हैं। यतीमा चेतनानंद जी, आपके पास आएंगे। धर्म पथ पर जो जमीयत लगातार कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या होता है, जो उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो मानेंगे, लगातार विरोध कर रहे हैं। अगर कल ये कानून आता है तो क्या फिर से एक बार सीए को लेकर जैसे सड़कों पर दंगे भड़काए गए थे, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, क्या फिर से देखने को मिलेगा वो? देखिए शुभम जी, वो लोग अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे और मदनी का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अभी अहमदाबाद में जो निर्णय आया और उसमें आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने अधिवक्ताओं की एक पूरी फौज तैयार करके उनके पीछे खड़ी की और उन्होंने कहा कि हम इसका मुकदमा लड़ेंगे। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, ISIS के जो मॉड्यूल्स मिलते हैं उनका भी जब हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको चिन्हित करके पकड़ती हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है और बड़े खुलासे होते हैं, तब भी वो लगातार यही कहते हैं कि हम इनके पक्ष में खड़े हैं और हम इनको, हमारे युवाओं को सताया जा रहा है। तो इनका विश्वास ना तो देश के संविधान में है, यह आज स्पष्ट हो गया कि ये सिर्फ शरीयत को मानते हैं, शरीयत को मानेंगे। न्यूज चैनल्स पे बैठकर जिस तरीके से झूठ ये लोग बोलते हैं, न संविधान को मानते हैं, न न्यायालयों को मानते हैं, न भारत की सुरक्षा एजेंसीज को मानते हैं। और दारुल उलूम देवबंद, सारा जिहाद जो कंडक्ट होता है पूरे विश्व में, वो दारुल उलूम देवबंद से होता है। ये कोई छुपी बात नहीं है। इवन पाकिस्तान कई बार इस बात को क्लेम कर चुका है कि तालिबानी सोच हमारे यहाँ दारुल उलूम देवबंद का हिस्सा है। और जरा एक बात इन्हें मैं बता दूं, इनको शायद ज्ञान नहीं है कि जिस समय देश का बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। आज ये लोग कह रहे हैं, आप आज मदनी का बयान सुनिए, कभी वो रोते हैं कभी हंसते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने युवा को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं, इमोशनली एक वर्ग को। कितने सुसाइडल बॉम्ब्स हैं जो इन्होंने तैयार करके खड़े कर दिए हैं इस तरीके की तकरीरों से। लगातार ये तकरीर करते हैं, न दिल्ली दंगे याद है, न दिलबर नेगी याद है जिसके हाथ पैर काट के डाल दिया गया, हमको चलने की पूरी इजाजत देती है। ऑफिसर IB का वो ऑफिसर याद है जिसको 300 चाकुओं से गोद दिया गया, ना ध्रुवराज त्यागी याद है जिनको बेटी के छेड़छाड़ का, गांधी जी को मारने वाला गोडसे याद नहीं है आपको? गांधी जी को मारने वाला गोडसे याद नहीं है आपको? गांधी जी का मारने वाला जो आतंकवादी गोडसे था वो आपको याद नहीं है? गांधी का आतंकवादी गोडसे को आप सलाम करती हैं, आपको याद नहीं है? उसको तो सलामी करती है। अंग्रेजों के सामने माफी मांगने वाला सावरकर आपका हीरो है। अंग्रेजों के सामने माफी मांगने वाला सावरकर आपका हीरो है, गोडसे आपका हीरो है। वो आतंकवादी गोडसे, वो गोडसे आतंकी आपका जो हीरो है। आपको सावरकर को आप सलाम ठोकती हैं। सावरकर ने माफी मांगी अंग्रेजों से, शर्म करनी चाहिए। मुसलमानों ने कुर्बानी दी है कई लाख का। अरे हिस्ट्री पढ़िए, आपको ना हिस्ट्री की मालूमात है न संविधान की मालूमात है, आपको कुछ नहीं मालूम है। संविधान की धारा 19, 20, 21 मुसलमानों को हक देती है कि वो अपने मजहब पे चले, कोई कॉमन सिविल कोड नहीं आ सकता। और जो है संविधान, आपको पता ही नहीं है कि सावरकर ने माफी मांगी। इतिहासकारों से जानकारी हासिल करिए, इतिहासकारों से जानकारी हासिल करिए, आपको कुछ नहीं मालूम है। आप मोहम्मद अतीक, आप गोडसे और गांधी की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान मोहम्मद अतीक, आप गोडसे और गांधी की बात कर रहे हैं। बापू का नाम लेकर
आप अपनी जुबान से जो गंदी जुबान आप प्रयोग कर रहे हैं उससे आप बोल रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। उन्हीं महात्मा गांधी ने कहा था कि जो मंदिरों को तोड़कर, जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई है, जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई है, वो गुलामी के चिन्ह है। ये महात्मा गांधी ने कहा था, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अरे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, मोहम्मद अतीक, तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता मुझे नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था ये। मैंने जो है 2002 से लेकर मीडिया में मैं हूँ, ऑल इंडिया रेडियो में मैंने 9 साल काम किया। जर्नलिज्म मुझसे सीखो, तुम्हें नहीं आता है। वाले जर्नलिस्ट वो दिख रहा है तुम्हारा जर्नलिज्म दिख रहा है। तनख्वाह वाले जर्नलिस्ट हो, ऐसी गंदी गंदी बातें करो, तुम्हें तमीज ही नहीं है कि कैसे बात करी जाती है। शायद टीआरपी तुम्हारा चैनल तुम्हारे जो अरे सुनिए, जब सवालों के जवाब ना दे पाओ तो सिर्फ और सबसे आसान तरीका होता है कि मीडिया पर सवाल खड़े कर दो। आप उन तर्कों पर आप कुतर्क कर रहे हैं, तो आप जब आपके पास जवाब है ही नहीं तो आपके सबसे आसान होता है कि मीडिया पर आप कुछ भी बोलना शुरू कर दें, सवाल पूछने वाले पर ही आप आरोप लगाना शुरू कर दें। मिलाए हुए हैं और तिलमिलाएंगे। तिलमिलाए हुए कौन है वो नजर आ रहा है, तिलमिला कौन रहा है वो नजर आ रहा है। आपको तमीज ही नहीं है। अच्छा, आपको बदतमीजी से कैसे बात करते हैं। लिहाजा जैसी आप बात करेंगे वैसी जवाब दूंगा मैं। आप जिस तरीके से आप एक संस्कृति के एक चिन्ह पर, प्रतीक चिन्ह को लिए आप इस तरीके से भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपकी आरती नहीं उतारूंगा यहाँ पर, ना आपके साथ यहाँ पर तमीज से मैं पेश आऊंगा। आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए आपके साथ बैठकर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए शांत रहिए। अभिषेक जी आपके पास आएंगे, शांत रहिए। अभिषेक राय आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से ये लगातार राजनीति इन तमाम प्रकरणों में की जाती है, लगातार एक तरफ संविधान का हवाला दिया जाता है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हम उसको नहीं मानेंगे। सीएए का जो प्रोटेस्ट किया गया, आखिर क्यों किया गया था? जब वो संसद से कानून पारित हुआ उसके बाद कानून की शक्ल लेकर सामने आया, क्या वो संवैधानिक नहीं था? तो जिस तरीके से यह विरोध किया, आप राजनीतिक प्रतिक्रिया न देकर एक हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभिषेक जी। शुभम जी, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। देखिए, जो देश हित में काम होगा, जो राष्ट्र हित में काम होगा, जो कहते हैं कि 134 करोड़ हमारी आबादी है, उसमें हर वर्ग के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है। तो ये हमारे देश की एकता जो है ना, इसको हम खंडित नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होने देंगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिल्कुल, चाहे वो संसद हो, वहां पे हम हर जगह नहीं। तो अभिषेक जी, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा, समान अधिकार हो जाएंगे, तो फिर किसी के लिए कोई विशेषाधिकार रह ही नहीं जाएगा। तो वो उसके तो मेरी बात कंप्लीट जी बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगा आप इस पर भी बोलें, आप इस पर भी बोलिएगा। लेकिन बहुत छोटे में उत्तर दे रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ जो देश हित के मामले हैं उसमें हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। आप माननीय मुलायम सिंह जी को देख लीजिए, हमारे जो संस्थापक सदस्य रहे, उन्होंने क्या किया। आज सियाचिन में जो हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट और सारी चीजें मिल रही है, वो माननीय नेताजी ने दिलवाई थी। तो हम देश हित के काम करते रहते हैं, हम करते रहेंगे। और जनता के मुद्दे, इस समय उत्तर प्रदेश में हमें जिम्मेदारी मिली है प्रमुख विपक्षी दल होने की, जनता ने वो जिम्मेदारी दी है। हम जनता की जिम्मेदारी के जो सवाल है उनके, वो सदन से लेकर सड़क तक उठाते रहेंगे और जनता के मुद्दों से भटकाने नहीं देंगे किसी को। चलिए, आप तमाम जो विषय हैं वो उठाते रहिए, और लेकिन वो जनहित से जुड़े हुए हों, उनका जन सरोकार हो, तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। चेतनानंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से ये तमाम विषय लगातार इस वक्त चर्चा में हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी आया नहीं है लेकिन विरोध शुरू हो गया है। सीएए जब पास हो रहा था, पास होने से पहले इसका विरोध शुरू हो गया था। तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, आगजनी की गई थी। कुछ घटनाओं का आपने जिक्र किया, अंकित शर्मा समेत तमाम ऐसे लोग थे जो इसकी बलि चढ़ गए हैं। क्या एक बार फिर से हिंदुस्तान वो देखेगा अगर यही आरोप, यही हाल लगातार बना रहा जो जमीयत में बैठक के दौरान मंचों से कहा जा रहा है?
शुभम जी, मदनी जैसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये आईएसआई के साथ खड़े हुए दिखाई देने वाले लोग इस देश को लगातार विभाजन की ओर ले जा रहे हैं और वो खुलेआम कह रहे हैं। देखिए, आप बर्ग का बयान देख लीजिए, अभी अभिषेक जी कह रहे थे, बर्ग कहते हैं ज्ञानवापी का कब्जा नहीं देंगे, हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। वो अपने लोगों को उकसा रहे हैं, कह रहे कब्जा नहीं देंगे, लाशें बिछ जाएंगी। मदनी आज वहां खड़े होकर कहते हैं कि हम हिंदू अल्पसंख्यक है, तो इस बात को जरा गंभीरता से लेना चाहिए। वो साफ कहते हैं कि तुम बाहर चले जाओ, भारत से जो सनातन है उसकी आत्मा को बाहर फेंककर आप भारत को किस तरफ ले जाने के लिए यहाँ रुके थे, ये इंटेंशन तो आज मदनी ने जाहिर कर दी। उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि रिजेक्शन इसलिए था पाकिस्तान जाने के लिए क्योंकि वो चाहते थे कि दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाया जाए, और लगातार उसके लिए वो आतंकवादियों के साथ खड़े दिखाई देते रहे, लगातार आतंकवादियों की पैरोकारी करते रहे, कोर्ट में उनके लिए वकीलों की फौज खड़ी करते रहे, लगातार ऐसे बयानात आते रहे जिससे कि युवा वर्ग के मानसिक संतुलन खो के वो स्लीपिंग मॉड्यूल्स के बम बन के हमारे बीच में फट पड़े। कितनी सारी घटनाएं, वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। मोहम्मद अतीक बहुत जी बोलिए। मैं मोहम्मद अतीक को एक बात बताना चाहती हूँ, भगवा आतंकवाद आप लोगों ने गढ़ा, ये आपकी साजिश थी, लेकिन ये नाकामयाब रही क्योंकि जिस साध्वी को लेकर आपने भगवा आतंकवाद गढ़ने का प्रयास किया वो निष्फल रहा। उसके खिलाफ एक भी सबूत आप लोग इकट्ठा नहीं लेते। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा। चूंकि भगवा पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, ना किसी दल का है, ना किसी व्यक्ति विशेष का है। भगवा एक धर्म का, सनातन धर्म का संवाहक है और उसका सम्मान हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। हर एक धर्म का सम्मान करना ये संविधान, ये देश हमको सिखाता है। मोहम्मद अतीक, विनम्रता से सवाल पूछूंगा और आशा करता हूं कि बहुत जिम्मेदारी से आप जवाब भी देंगे। सवाल आपसे ये है, आप संविधान में कितना भरोसा रखते हैं? देखिए शुभम, अगर आप बहुत तमीज से सवाल पूछेंगे बिल्कुल, मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं क्योंकि समय बहुत तमीज, 1 मिनट शेष है। मैं चाहूंगा आप जवाब दे दें। हाँ, देखिए संविधान में हम इतना विश्वास रखते हैं कि संविधान लिखने वाले हमारी पार्टी के लोग हैं। हम जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे नेशनल लीडर जिन्होंने संस्थापना की है मुस्लिम लीग की, वो उस कमेटी में शामिल थे। तो लिहाजा हमको संविधान का विश्वास दिलाने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें कितना विश्वास है। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री हूं, सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन अगर संवैधानिक तौर पर कोई फैसला आता है, चाहे वो ज्ञानवापी के मामले में हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हो, मानेंगे आप? देखिए संविधान जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो उसका फैसला कर चुका है कि जो नहीं, अगर संवैधानिक तौर पर निर्णय आता है मानेंगे। 1991 में हो चुका है। 1991 में फैसला नहीं हो चुका है, बहुत सारे चीजें हैं, आप पूरी तरीके से नहीं पढ़ते। आप संविधान की बात कर रहे थे। देखिए यही तो बात है, आप संविधान को अपने अनुसार आप निर्धारित करना चाह रहे हैं। आप संविधान को आपको जहां जहां अच्छा लगे, जहां जहां आपको अच्छा लगे, जहां जहां आपके अनुसार आपके हित में चीजें हों, वो आप मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे। यहीं से आपकी सच्चाई असलियत पता चल जाती है। फिर आप कहते हैं कि आपसे तमीज से बात करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अतीक मुस्लिम लीग से हमारे साथ थे, यतीमा चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ी थी, और समाजवादी पार्टी से अभिषेक राय हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश का बंटवारा जब धर्म के आधार पर हुआ है तो यहां पर समान अधिकार की आज जब बात होने जा रही है, आज जब सिविल कोड की बात हो रही है, तो उसका विरोध क्यों? जब संविधान की आप दुहाई देते हैं, संविधान के बारे में आप लगातार रोना रोते हैं, आप लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, तो जब संवैधानिक तौर पर कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका विरोध क्यों करते हैं? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। इसके जवाब हम तलाशते रहेंगे, लगातार आपसे सवाल पूछते रहेंगे। ये लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।